हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। एज यू नो कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने फ्रेडरिक शरीयू के बनाए गए प्रिंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने वो सारी चीजें पढ़ी थी कि फ्रेडरिक शरीयू ने अपने प्रिंट में क्या क्या रखा, अपने यूटोपियन विजन को किस तरह से एक्सप्रेस किया और उसमें एक एक चीज का क्या मतलब था। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा, पूरी तरह से वो फाइनली समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम लोग चैप्टर में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम लोग का मेन पॉइंट क्या था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो नेशनलिज्म सबसे मेन था, नेशनलिज्म राइज कैसे हुआ यूरोप में, हम ये पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने फ्रेडरिक शरीयू के प्रिंट के बारे में पढ़ा, और आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म कैसे क्रिएट हुआ ऑल ओवर यूरोप में, इसकी फर्स्ट एक्सप्रेशन कहाँ से आई, लोग इसके पीछे कैसे एकजुट हुए, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। सो एज यू नो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th में पढ़ा होगा ना भाई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, और इसी टाइम से नेशनलिज्म जो है वो स्प्रैंग अप हुआ और लोग नेशनलिस्ट बनने लगे, और नेशनलिस्ट बन करके लोग रिवॉल्यूशन करने लगे। अब एक एक चीज को समझेंगे। अच्छा देखिए, थोड़ा सा हम लोग क्लास 9 के जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का, इसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा उसको रिकैप कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उसकी सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग कि फ्रेंच सोसाइटी कैसे बना था। ये रही फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है, और ये डिवाइडेड था 3 पार्ट में। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ड्यूरिंग 17th to 18th century। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। आप लोगों ने ये क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, और ये भी देखा था कि फर्स्ट स्टेट में कौन आता था भाई, क्लेर्जी लोग आते थे, क्लेर्जी पीपल। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे, और थर्ड स्टेट में आते थे हमारे कॉमन पीपल। सीपी का मतलब कॉमन पीपल, जिसमें पीजेंट्स भी थे, ट्रेडर भी थे, लॉयर भी थे, मतलब वो सारे लोग ऑल ओवर मिला करके थर्ड स्टेट में आते थे, जिनको कॉमन पीपल कहा जाता था। अच्छा, वहां पे आप लोगों ने देखा था कि सबसे जो मेन पॉइंट था प्रिविलेज, जो क्लेर्जी और नोबिलिटी को मिला हुआ था, और क्लेर्जी को ज्यादा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि टैक्स जो पे करने की बात थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये बर्डन जो था वो थर्ड स्टेट के लोगों को था, जो कि क्या थे, कॉमन पीपल थे। और सबसे पता है क्लेर्जी किसको कहा जाता था, जो जैसे चर्च वर्च में पुजारी हैं उनको क्लेर्जी कहा जाता था, और उनकी फैमिली में आने वाले सारे लोग उसी पार्ट के, मतलब उसी के पार्ट थे, और उन सभी लोगों को ये प्रिविलेज मिला हुआ था, क्या, कि उनको टैक्स नहीं देना है। ना तो क्लेर्जी को टैक्स देना था, ना नोबिलिटी को। क्लेर्जी के बारे में जाना ना, नोबिलिटी कौन था, नोबिलिटी वो क्लास के लोग थे जो बहुत रिचेस्ट थे, इतनी संपत्ति थी इनके पास कि मतलब इनका कोई अथाह संपत्ति था इनके पास। और ये कॉमन पीपल, ये वो लोग हैं जो कमा के अपनी लाइवलीहुड मेंटेन करते हैं। अच्छा, देख रहे हो कि संपत्ति वाले ये दोनों हैं, और प्रिविलेज भी इनको मिला है, मतलब कि टैक्स इनको नहीं पे करना, ऑल ओवर टैक्स इनको पे करना है, टाइल जितने भी टैक्स है, रिलीजियस टैक्स, कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं जो इनको पे करने हैं। अच्छा, आप देख रहे हो कि ऑल ओवर फ्रेंच की जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कौन बॉर्न कर रहा है भाई, वो ओनली थर्ड स्टेट बॉर्न कर रहा है। तो क्या ये अनजस्ट नहीं है? तो आप बताइए कि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई भी इनजस्टिस चल पाता है? वही सेम चीज हुआ फ्रेंच सोसाइटी में भी, नहीं चल पाया, क्योंकि अगर होता है कि पाप का घड़ा भरते जाता है तो फिर एक दिन फटता है। तो ये लोग बर्डन करते करते थक गए थे। फिर क्या हुआ कि एक टाइम पीरियड आया जिसमें लोग ओवरसीज ट्रेड करते थे, मतलब कि समुद्र पार या व्यापार, समुद्र को क्रॉस करके व्यापार वगैरह किया, सिल्क वगैरह का, क्लोथ्स का। तो उसमें कुछ थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो थोड़े अमीर हो गए, मतलब रिचेस्ट हो गए। अब जब अमीर हो गए तो इन्होंने पता है क्या किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एजुकेटेड हो गए। और एक चीज है, एजुकेटेड लोग अनजस्ट को बॉर्न नहीं करते। जब ये अमीर हो गए, जब थोड़े से पढ़ लिख गए, इनको शिक्षा प्राप्त हो गई, तो ये कहने लगे कि किसी भी पर्सन को प्रिविलेज उसके एबिलिटी पे मिलनी चाहिए, ना कि बर्थ के बेस पे। और ये सही भी है। फिर इन लोगों ने इन लोगों का रिबेल किया, और उसका रिजल्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन फाइनली 1789 में हुआ था। अच्छा, आप लोगों को याद होगा, as you would remember that in 1789 French society was under the rule of an absolute monarch। क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्क क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्क जहां निरंकुश राजा हो, निरंकुश किंग हो, मतलब उस पर कोई रोक नहीं लगा पा रहा है, वो अपने इंटरेस्ट के सारे काम कर रहा है,
बाकी उसको वहां की कॉमन पीपल के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं है कि हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी क्या नीड है। तो आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम पे ड्यूरिंग दिस पीरियड वहां का जो राजा था वो लुई 16 था, जो कि उसको फॉरेन वॉर में बड़ा इंटरेस्ट था, जो अमेरिका की कॉलोनीज को 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करवाने में उसकी हेल्प भी किया था। इस वजह से जो पूरा फ्रेंच का जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो बहुत ही मतलब बिगड़ गया था, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आप दूसरे के वॉर में अपना इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपना तो खराब हो गई। अब फ्रांस के लोग भूख से मरने लगे, तो फ्रेंच सोसाइटी के जो लोग थे वो इंस्पायर्ड थे, पता है किस बात से? अमेरिका बगल में आजाद हुआ था, फ्री हुआ था। तो अमेरिका जब फ्री हुआ, जब इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, जब रिपब्लिक बन गया, तो वहां पे क्या हुआ कि कंट्री की भी डेवलपमेंट अच्छी हो रही थी और लोगों की भी। तो जो हमारे ये फ्रेंच के लोग हैं ये इंस्पायर्ड थे अमेरिका से। इनको लग रहा था कि ये जो एब्सोल्यूट, ये जो मोनार्क है, ये जो राजा है, जो क्या है, एक तरह से एक ऐसा राजा है जिसको लोगों की फिक्र ही नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम रहे जहां पे अगर राजा भी रहे या मोनार्क रहे या रिपब्लिक रहे, ये मैटर नहीं करता, एक ऐसा सिस्टम रहे जो किसी को अपनी मनमानी ना करने दे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन रहे। समझ रहे ना? राजा रहे लेकिन उसके पास कुछ लिमिट रहे कि वो उससे आगे ना बढ़ पाए। तो ये सारे भाव लोगों के मन में आए और लोग इंस्पायर्ड तो थे ही अमेरिका वाले से, क्योंकि अमेरिका को देख रहे हैं कि अमेरिका इंडिपेंडेंट होने के बाद एक अच्छी खासी लाइफ जी रहा है, वहां के लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं, तो इनको भी वैसी ही लाइफ चाहिए थी। तो इनके लिए क्या था भाई? एब्सोल्यूट मोनार्क को खत्म करना। तो आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रिजल्ट और ये क्यों हुआ था ये तो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऐसी क्या सिचुएशन बनी। अब आप लोग देखेंगे कि पूरे ऑल ओवर फ्रेंच के लोग जो थे, फ्रेंच सोसाइटी के पीपल थे, उनको राजा को हटाना है, उनको एक ऐसा सिस्टम लाना है जहां पे सारे लोग मतलब ह्यूमन राइट हो, हर इंसान के पास अपना इंडिविजुअल राइट हो, वो फ्री हो और कोई भी काम वो कर सके। जैसे कि राजा का ना चले, राजा के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो, कुछ लिमिट हो, कुछ बॉन्ड हो। तो अब ये लोग यही कहलाते हैं नेशनलिस्ट, जो इस आइडिया को फॉलो करते हैं वही कहलाए नेशनलिस्ट। समझ रहे बात को ना? यही सिस्टम अगर जो आ जाए वो नेशनलिज्म, और जो इस आइडिया को फॉलो कर रहे हैं वो नेशनलिस्ट। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमको कोई चेंजिंग करना हो तो क्या हम अकेले कर सकते हैं? कभी नहीं। अगर हमको चेंजिंग करना हो तो हम शुरुआत करेंगे, लोगों को सजेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमारे अपने पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो सोसाइटी है वो मेजोरिटी को क्या देती है? मेजोरिटी को क्रेडिट देती है, मेजोरिटी को सपोर्ट करती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अकेले किसी भी हम लड़ाई में नहीं जीत सकते, तो बहुत सारे लोगों को हमारे फेवर में रहना होगा। तो ये जो नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिज्म आइडिया को फॉलो करते थे, जो रिवॉल्यूशन चाहते थे, अब उन लोगों को जरूरत थी एक लार्ज पॉपुलेशन की, एक मास पॉपुलेशन जो उनके फेवर में हो, जो नेशनलिस्ट हो, जो नेशनलिज्म को फॉलो करे। अब इसके लिए क्या चाहिए भाई? इसके लिए इन लोगों ने शुरू किया कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी, अब ये क्या है? सामूहिक पहचान। आप बताइए कि जब आपके और हमारे के बीच, सॉरी, जब दो लोग हैं और उनके और सामने वाले के बीच कोई भी कॉमन बॉन्ड नहीं है, तो क्या कोई एक दूसरे की हेल्प करेगा? या फिर एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपके घर में बहुत ज्यादा कोई कमाने वाला नहीं है, बड़े मुश्किल से आपका परिवार चलता है, आपका परिवार भूखा है और बगल में दूसरा भी भूखा है, आपके पास इतने ही खाना है जितना कि आप किसी एक को खिला दो, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने वालों को खिलाओगे। यानी कि अपनेपन का भाव जो है हमको अपनी तरफ खींच के लेके जाता है। तो अब इन नेशनलिस्ट को क्या करना था? पूरी फ्रेंच सोसाइटी में कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करना था, जिससे लोगों के मन में ये आए कि हम सब क्या है? एक है, हम सब अलग नहीं है। क्योंकि जब हम सब एक है इसके लिए हम लड़ेंगे तो ऑल ओवर नेशन के लिए लड़ेंगे। अब इसके लिए इन लोगों ने किया क्या, मतलब कि कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए क्या क्या किया गया? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि नेशनलिस्ट ने कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से आइडिया फॉलो किए, कौन कौन से काम किए, कौन कौन से स्टेप लिए। तो आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया गया? ला पैट्री एंड ला सिटोयन, सॉरी एक मिनट, ले सिटोयन। अच्छा ये क्या है? ला पैट्री एंड ले सिटोयन क्या है? ला पैट्री इट मींस फादर ऑफ लैंड। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है?
हमारे यहाँ जो जमीन है, हमारी जो भारत माता कहा जाता है, मदर ऑफ लैंड कहा जाता है ना, मातृभूमि कहा जाता है, लेकिन फ्रेंच में उस सोसाइटी के लोगों ने कहा कि पितृभूमि है हमारी, हमको इसकी रक्षा करनी है। जाहिर सी बात है कि हम अगर किसी रिलेशन के साथ किसी चीज को जोड़ देते हैं तो होता है कि अरे मेरा चीज है, इसकी रक्षा करना है। तो इन लोगों ने कहा कि ला पैट्री, जो हमारी जो जमीन है, फ्रांस सोसाइटी जो है, जो जमीन है, वो फादर ऑफ लैंड है। अच्छा ठीक है, होता है लोगों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी आई, लोग सोचे कि नहीं मेरा भी है, ये तो मेरा भी है, तो सब लोग मिलकर एक चीज के लिए लड़ेंगे। ले सिटोयन किसको? ले सिटोयन वहां के नागरिकों को, सिटीजन को। ले सिटोयन किसको भाई? सिटीजन को, ठीक है ना। अच्छा, सिटीजन को ले सिटोयन क्यों बोले? क्योंकि आप देखो, देखे थे आपकी सोसाइटी जो थी फ्रेंच, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, और क्लेर्जी और नोबिलिटी जो बड़े थे, इनको प्रिविलेज मिला था, उनको बड़े प्यार से बोला जाता था सर, मैडम, अच्छे से रिस्पेक्ट देके। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो एजुकेटेड क्लास है, जो नेशनलिस्ट है, जो रिवॉल्यूशन चाहते हैं, इन लोगों का मानना था कि अब किसी को सर मैडम नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे सब लोग इक्वल है, हम सबको क्या कहेंगे? सिटीजन कहेंगे, ले सिटोयन कहेंगे। वो फ्रेंच सोसाइटी का लैंग्वेज है, ले सिटोयन कहेंगे, ठीक है। ये काम इन्होंने पहला किया। दूसरा क्या किया? वहां का एक फ्लैग था, फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, इसको रिप्लेस किया गया। किससे भाई? एक नया फ्लैग रखा गया, ट्राई कलर। मतलब कि फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू ट्राई कलर फ्लैग, न्यू ट्राई कलर फ्लैग। अब मतलब कि फ्रांस का जो झंडा था वो बदल गया, फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड से बदल करके क्या हो गया भाई? ट्राई कलर हो गया। अब उसी को लोग, अपना होता है ना कि नेशनल, हमारा नेशन का प्रतीक, नेशन का सिंबल, एज अ सिंबल ऑफ नेशन, उसको फॉलो करने लगे। तीसरा चीज क्या हुआ? वहां के लोगों ने कस्टम्स एंड ड्यूटीज को अबोलाइज किया। कस्टम्स एंड ड्यूटीज, ये तो आप लोग समझते ही होंगे। अच्छा, ये क्या है भाई? जो हर बाउंड्री को क्रॉस करने का जो टैक्स लगता था, जैसे कि अगर एज अ ट्रेडर कोई ट्रेड करने जा रहा है तो उसको इस बाउंड्री को क्रॉस किया, एक बॉर्डर को क्रॉस किया तो वहां भी टैक्स 5%, यहाँ इस बॉर्डर को क्रॉस किया तो वहां भी। तो यहाँ पे उस चीज को क्या किया गया? अबोलाइज किया गया। नेशनलिस्ट जो थे वो क्या किए? कस्टम्स एंड ड्यूटीज को अबोलाइज किए। ये सब कुछ हो रहा है नेशन के नाम पे। और क्या किए? मर्टियर्स, मर्टियर्स क्या है? मर्टियर्स वर commemorated, मतलब जो नेशन के नाम पे इस युद्ध में, इस रिवॉल्यूशन में जो लोग मर गए थे, जो शहीद हो गए थे, उनको मतलब याद किया गया, उनका बड़ा गुणगान किया गया। जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह की बड़ी गुणगान की जाती है, सुभाष चंद्र बोस, मतलब जो भी एज अ नेशन फाइटर जो भी लड़े हैं, वो उनको हम याद करते हैं और उनके लिए थोड़ा सा अश्रु भी बहा लेते हैं। तो ये सब कुछ, अब इससे क्या होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो उसके लिए क्या रहे, अट्रैक्ट रहे, मतलब उसके लिए पीछे ना हटे, उसको लगे कि हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे एंसेस्टर हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है नेशन के लिए, उनको बड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो वो भी अग्रसर रहे इस काम के लिए। तो वहां पे क्या किया गया? सारे मर्टियर्स को कमेमोरेट, मतलब सारे शहीदों का गुणगान किया गया कि हमारे ये शहीद बड़े अच्छे थे, हमारे ये वीर जो है बहुत अच्छे थे, नेशन के नाम पे शहीद हो गए, ये सब कुछ किया गया। तीसरा और पांचवा, हिम्स, हिम्स, हिम्स वर कंपोज्ड। हिम्स क्या है भाई? हिम्स है, ध्यान रखिएगा, हिम्स का मतलब भजन, स्तुति, गीत गाना। ऐसे ऐसे गीत गाना आते हैं ना जो हमारे राष्ट्र के प्रति भाव को एकदम उभर के ला देते हैं कि अरे यार, अब कोई राष्ट्रीय गाना हम सुन लेते हैं तो क्या मन में आता है? 15 अगस्त के दिन लगता है कि अरे हमको अपनी नेशन की रक्षा करना है, मतलब पूरे हमारे अंदर इमोशन भर के आ जाते हैं। तो वो ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे स्तुतियां, ऐसे ऐसे भजन रचे गए जो लोगों को क्या करे, एक बॉन्ड में कनेक्ट कर सके, अंडरस्टैंड। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी किया गया। लेकिन इतना अगर आप लिख देते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए अगर क्वेश्चन आया है कि कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए नेशनलिस्ट ने कौन कौन से स्टेप लिए थे, सो आप बिना कुछ सोचे इतना लिख देंगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है जो कि आपका नहीं छूटेगा। ये डन है। ये फॉलोइंग, जब भी आंसर लिखना है तो पॉइंट ऑफ करके लिखना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, वो सिर्फ फ्रेंच में ये सारे रिफॉर्म नहीं किए, क्योंकि बात तो ऑल ओवर यूरोप की कर रही है। उन्होंने ऑल ओवर यूरोप के लोगों को कहा कि हमारा मिशन है, हमारा एम है
कि पूरे यूरोप को हम डिस्पोटिज्म से क्या करें, फ्री कर दे। डिस्पोटिज्म मतलब समझते हो ना, निरंकुशवाद, जो ऐसे राजा थे जो बहुत ही क्रूएल रहते थे लोगों के प्रति, तो ऐसे सिस्टम से हम पूरे यूरोप को क्या करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं। उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि हम सिर्फ फ्रेंच को ही नहीं सबसे फ्री करवाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पूरा यूरोप इससे फ्री हो जाए। और उन्होंने जितने भी ये सब बातें जैसे ही फैली, स्प्रेड हुई, तो जगह जगह पे फ्रेंच सोसाइटी में जो स्टूडेंट्स थे, जो एजुकेटेड लोग थे, वो जैकोबिन क्लब्स एस्टैब्लिश करने लगे, ज्वाइन करने लगे और इस आइडिया को फॉलो करने लगे। कौन सी आइडिया भाई? नेशनलिज्म। सबको नेशनलिस्ट बनना था, नेशन स्टेट बनाना था। नेशन स्टेट आपको बताएंगे कि क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सारे लोग अब इस रास्ते पे चल रहे हैं कि हमको क्या करना है भाई, हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां पे हमको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट ना किया जाए, जैसे कि राजाओं के टाइम पे किया जाता था, क्योंकि ऑल ओवर फ्रांस जो था वो एब्सोल्यूट मोनार्क था, एक ऐसा राजा था जो बहुत ही निरंकुश था, बहुत ही क्रूएल था। और अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नेशनलिस्ट के जो आर्मीज हैं वो सिर्फ फ्रेंच में नहीं, ऑल ओवर पूरे यूरोप पे घूम घूम करके क्या करते हैं, इस आइडिया को स्प्रेड कर रहे हैं। समझ में आया? इतना आज के लिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। पहले तो एक वो हीरो बन के आया, बहुत अच्छा, मैं सबके लिए मतलब बहुत अच्छी ऐसी लाइफ दे दूंगा कि सब लोग एकदम मस्त आराम से जिएंगे। लेकिन आते ही थोड़े अच्छे काम करते हैं, लेकिन बाद में उस सारे उनकी जो जितनी भी कुकर्म है वो भी सामने आ जाती है। तो नेपोलियन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ना समझ में आया हो तो अगर दोबारा देखते हैं तो कंफर्म आपके दिमाग में बैठ जाएगा। समझ तो आया होगा, लेकिन अगर आपको कंसंट्रेशन आपकी फिक्स रही होगी तब। तो जब भी पढ़िए कंसंट्रेशन 100% देके पढ़िए, बिकॉज आपको लाइन टू लाइन पढ़ाया जा रहा है, एक भी लाइन आपका छूट